नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम अपनी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम उस पाठ से जुड़े हुए यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। जो एमसीक्यूज हैं हमारे पार्ट 3 वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारा थर्ड चैप्टर है जल संसाधन, उससे जुड़े हुए हम यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न जो है कर रहे थे। और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस पाठ को घर से एक बार रिवाइज करके आइए। तो आज हम उस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद अपने चैप्टर 4 यानी कि जो हमारा अगला पार्ट है एग्रीकल्चर, उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और देखिए ये जो पार्ट हमारे हैं, तो ये मैं जैसे कि आपको बार बार कह रही हूँ कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इतने ज्यादा सरल है कि अगर आप एक बार भी इन्हें पढ़ लें तो आप एग्जाम में इनसे जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, पार्ट में आपके एग्जाम में आते भी हैं इन चैप्टरों से रिलेटेड प्रश्न। तो इनको एक बार जरूर देख लें और घर पर भी बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, बाकी जो आपकी बुक्स हैं आपके सोशल साइंस से रिलेटेड, तो उन बुक्स से भी आप रोज रोज 10-10 प्रश्न जरूर करें। एक्स्ट्रा जो आप प्रश्न कर रहे हैं उनको आप जरूर करें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। और जो लगता है आपको कि जो आपका प्रश्न आपको आपकी बुक में नहीं मिल रहा है तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था, अपना चैप्टर 3 यानी कि वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जो हमारे प्रश्न हैं उनको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर शुरुआत के जो 2 प्रश्न हैं उनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि इस पार्ट को आप घर से एक बार पढ़कर आइएगा। तो विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी कि जो आपकी का स्वच्छ साफ पानी जो है उसका सोर्स कौन सा नहीं है, नॉट अ सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको 4 ऑप्शन हर एक में हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो लास्ट सेशन में ही हमने ये प्रश्न कर लिया था। तो इसमें है पहला ग्लेशियर और आइस सीड्स। ग्लेशियर और आइस सीड्स जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर देते हैं, ताजा पानी देते हैं। ग्लेशियर्स जो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, आइस सीड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, फ्रेश वाटर देती है, ताजा पानी देती है, साफ पानी देती है। अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वहां से भी हमें ताजा साफ पानी मिलता है। सरफेस रन वाटर, जो सरफेस पर रन कर रहा होता है, जैसे नदी का पानी और झरनों का पानी, ये क्या कर रहा होता है, सरफेस पर रन कर रहा होता है, कहीं पर रुकता नहीं है। आपने देखा होगा रुका हुआ पानी जो होता है वो हमेशा गंदा होता है, उसमें काई जमी हुई होती है बहुत सारे, उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जीव भी चल रहे होते हैं, लेकिन जो चलता पानी होता है उसमें कभी भी इस तरह की कोई गंदगी नहीं होती है। और तो हमने कहा नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो अभी तक हमें यहाँ पर तीनों जो हमारे ऑप्शन है वो फ्रेश वाटर के सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, फ्रेश वाटर के सोर्सेज हमें लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो हमारा ऑप्शन है कि जो सही ऑप्शन यहाँ पर एक हमारा इस पे है वो है ओशन। तो ओशन जो होते हैं, हमारे समुद्र जो होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके फ्रेश वाटर के सोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा समुद्र का पानी, जैसे लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि खारा होता है और बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे समुद्र में पाए जाते हैं और समुद्र का पानी हम डायरेक्टली पी नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सही आंसर मैंने आप लोगों को बताया है, आप सही उत्तर पर टिक कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा जो प्रश्न है, भाखड़ा नागल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर। कौन सी रिवर पर बना हुआ है भाखड़ा नागल रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को देखिए 4 यहाँ पर नदी ऑप्शन दिए गए हैं, सतलुज एंड ब्यास,
रावी एंड चेनाब, गंगा एंड सोन। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन वो है वो आपका है सतलुज और व्यास नदी पर ये बना हुआ है भाखड़ा नागर रिवर वैली प्रोजेक्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक समय पर ये एशिया का सबसे बड़ा डैम हुआ करता था, सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे आपको पता है कि जो हमारा टिहरी डैम है हमारे उत्तराखंड का, ये फर्स्ट नंबर पे मतलब पूरे एशिया में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, इसमें मैंने काफी सारे आपको ऑप्शन दिए थे कि which of the following are not causes of water scarcity। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर को एक तरह से बचाने की, जो वाटर को एक तरह से बचाने की जो चीजें हैं वो कौन कौन सी है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं देखिए यहाँ पर। तो इसमें से आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो ऑप्शन आपको दिया गया है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, ये कौन से कॉज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि पानी की जो कमी है वो पानी की कमी को कौन नहीं करता है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर पानी की खपत भी ज्यादा होगी। ठीक है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर पानी की खपत भी ज्यादा होगी। तो ये आपका आंसर नहीं है। ये क्या करता है, पानी को कम करने का काम करता है। और दूसरा है ग्रोइंग ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो ज्यादा जहां पर वाटर जो है यूज होता है। तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। ये भी आपका पानी की एक तरह से ज्यादा पानी का यूज होता है यहाँ पर भी। नंबर 3 है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई के लिए जो एक तरह से फैसिलिटीज है, सुविधा है, उनको बढ़ाना। तो जितनी सुविधा अच्छे से सिंचाई की हो जाएगी तो उतना ज्यादा पानी एक तरह से पानी की खपत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पानी ज्यादा वेस्ट होगा। यहाँ पर भी पानी एक तरह से पानी खपेगा। दूसरा, इंडिविजुअल वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन फार्म। तो ये भी क्या करता है, अगर सबने अपने पर्सनल, जैसे गाड़ियों के लिए है, पेट्रोलियम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारा पहला चैप्टर था संसाधन से रिलेटेड, जो हमने बताया जो हमारे कुछ संसाधन ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक बार अगर वो खत्म हो जाते हैं तो वो दोबारा से बहुत जल्दी प्रोड्यूस नहीं हो पाते, उनको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में। और अगर देखिए हम अपनी अपनी गाड़ियां, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में कि अगर घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पास अगर अपनी अपनी गाड़ी है, सब अपनी अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो सोचिए कितना ज्यादा पेट्रोल वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे कि एक ही गाड़ी में अगर हम जाएंगे, अगर हम एडजस्ट करेंगे, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे, तो काफी सारी चीजें हमारी, सबसे पहले तो हमारा पेट्रोलियम बचेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक नहीं होगा। तो यही चीजें यहाँ पर वाटर के लिए भी है कि इंडिविजुअल वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, अगर हम अपने अपने घर में ट्यूबवेल लगवा लें। सोचिए एक ट्यूबवेल होता है जो पूरे एरिया को पानी देता है, एक ट्यूबवेल से पूरे एरिया में पानी सप्लाई हो रही है, और एक जगह ऐसी है जहां पर हर घर में ट्यूबवेल लगा हुआ है। तो पानी की खपत कहाँ ज्यादा हो रही है, जहां पर इंडिविजुअल वेल्स एंड ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं। तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। नंबर 4th ऑप्शन, 5th ऑप्शन यहाँ पर है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि पानी को बचाने की तकनीकें, ये आपका कॉजेज नहीं है पानी की कमी का। ये पानी की कमी का कॉज नहीं है, ये आपका क्या करता है, पानी को संरक्षित करता है, एक तरह से बचाता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज भी एक तरह से रीजन हो सकती है पानी की कमी का। तो हमें यहाँ पर नॉट कॉजेज जो नहीं है वो हमने यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर अगला है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग।
रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कंपलसरी कर दिया गया है कि सभी लोगों को अपने जो घर की छत है वहां पर जो है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम जो है लगाना चाहिए, और वो वर्षा का पानी जो है उसको एकत्रित करना चाहिए और उसको फिर सिंचाई के लिए या आदि पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। तो दो यहाँ पर आंसर जो आपके सही हैं वो ई और जी है। ये आपके पानी की कमी को कॉज नहीं करते, यानी कि पानी की कमी को एक तरह से नहीं होने देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। प्रश्न 4 जो है यहाँ पर हमारा है कि हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर बना है? तो देखिए यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो हीराकुंड बांध है ये आपका कहां पर है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, गंगा, मंजीरा, मानस और महानदी। और यहाँ पर 4 में से जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका नंबर 4, या आप आंसर डी इसको लिख सकते हैं। और क्यों है? ये हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है और ये महानदी पर निर्मित एक बांध है, महानदी पर बना हुआ है और ये संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। और देखिए ये जो एक 1957 में बना था ये बांध, और ये संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। एक तरह से जो संसार का एक तरह से सबसे लंबा बांध इसको कह सकते हैं, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, हीराकुंड बांध। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड डैम जो है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न 4 भी कंप्लीट कर लिया है। आप लोग भी कोशिश कीजिए। ठीक है, बैम्बू ड्रिप, ध्यान दीजिएगा, अगला आंसर है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम प्रिवेल्सन इन। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रिवेल्सन इन। ये जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन यानी कि बैम्बू ड्रिप से सिंचाई का जो ये माध्यम है ये कहां पर है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किस तरह से बैम्बू ड्रिप यानी कि जो बांस से एक तरह से बनाई जाती है ये बैम्बू ड्रिप, तो इसका सिस्टम जो है वो कहां पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो है आपका आंसर बी, मेघालय। मेघालय में अभी भी ये बांस ड्रिप से सिंचाई की जाती है। क्यों की जाती है? देखिए इसके कुछ रीजन है। एक पर जैसे मैंने आपको बताया जो ड्रिप इरिगेशन होता है यानी कि जो बूंद बूंद करके, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप यानी कि बूंद बूंद करके। अब देखिए इस तरह से बैम्बू लगाया जाता है और आप सभी को पता है जो बैम्बू होता है, जो बांस होता है वो बीच से क्या होता है? खोखला होता है। सभी को पता है बैम्बू क्या होता है? बीच से खोखला होता है। तो उसमें इस तरह से होल कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या कर दिए जाते हैं? आपने देखा होगा आजकल भी जो पार्क्स होते हैं या खेतों में भी इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है, पाइप में होल कर दिए जाते हैं और फिर उन पाइप से जब पानी जाता है तो वो ड्रिप ड्रिप करके यानी कि बूंद बूंद करके इस तरह से नीचे गिरता है। तो देखिए जिस प्रकार जो ड्रिप इरिगेशन है इससे फसलों को सिंचाई करने के लिए बूंद बूंद से पानी पहुंचाया जाता है। तो उसी प्रकार जो ये मेघालय है, ठीक है, मेघालय में आज भी जो झरनों का पानी है उसका प्रयोग बांस की नालियां बनाई जाती है
यानी कि इस तरह की इसको बीच से काट दिया जाता है बांस को, और इस तरह से उसमें नालियां बनाई जाती हैं और उनमें होल कर दिया जाता है। बांस को अगर आप बीच से काटोगे ना तो वो दोनों तरफ जो है बराबर आपको दिखाई देगा बीच से पटकर। तो उसमें क्या होता है, नालियां टाइप की उससे बनाई जाती है, उसमें एक तरह से होल कर दिए जाते हैं और उसी से बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर ये बांस ड्रिप जो है ये इतनी एक तरह से बहुत ज्यादा कारगर है। 200 फीट से अधिक दूरी की सिंचाई करने के लिए भी पानी को बहुत सरलता से यहाँ पर ले जाया जाता है। तो एक तरह से काफी ज्यादा अच्छी है ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। कहाँ पर? मेघालय में अभी भी इसको बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, तो भूलेंगे नहीं इसको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है वाटर ऑफ भाखरा नागल प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज मेनली फॉर, जो आपका यहाँ पर प्रश्न 6 है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं प्रश्न 6 को। वाटर ऑफ भाखरा नागल प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज मेनली फॉर, तो ये जो पानी है, वाटर ऑफ भाखरा नागल प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड मेनली फॉर, किस चीज के लिए यूज होता है? तो देखिए हमारे देश में जितने भी डैम हैं, जितने भी बांध हैं, ठीक है, वो ज्यादातर और खास तौर पर जब भाखरा नागल जो रिवर प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा है। और आप सभी को पता है कि जितने भी ये बड़े बड़े रिवर प्रोजेक्ट हैं ये क्यों यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन तो फिर भी दिए गए हैं, तो एक बार चारों को पढ़ लेते हैं। आपको मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको एक तरह से आपको बहुत ज्यादा कुछ रटने की या बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है ये। पहला ही आप ऑप्शन देख सकते हैं, हाइडल पावर एंड इरिगेशन, ठीक है। दूसरा है आपका ऑप्शन फिश ब्रीडिंग एंड नेविगेशन। अगला है इंडस्ट्रियल यूजेस, और उसके अगला यानी कि फोर्थ है फूड कंट्रोल। तो आप देख सकते हैं इसका सही जो आंसर यहाँ पर दिया गया है वो है ए। तो इसका जो सबसे मेन जो इसका यूज है वो बिजली बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर उत्तराखंड में टिहरी डैम जो है, इसमें भी जो मेन इसका यूज है ये भी क्या है, हाइडल पावर के लिए है, बिजली बनाने के लिए है। तो सही उत्तर है आपका हाइडल पावर एंड इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और हाइडल पावर यानी कि बिजली बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न 6 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी इंडस्ट्रियल यूज, फूड कंट्रोल, फिश ब्रीडिंग, ये इसके लिए बाकी हम छोटे छोटे जो एक तरह से रिवर्स होती हैं या पॉन्ड्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड टैंक्स सीन इन राजस्थान, underground tanks seen in Rajasthan to store rainwater for drinking is called। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान में आपने अभी आप क्लास 10th में हैं, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप अपने हिंदी की जो आपकी बुक है उसमें आप पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको पूरा एक तरह से राजस्थान के बारे में कि किस तरह से राजस्थान में पानी की कमी है और कैसे वहां पर लोग अपने लिए फ्रेश वाटर का इंतजाम करते हैं और क्या उनको कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने कहा अंडरग्राउंड टैंक्स, जो भूमिगत टैंक होते हैं, कैसे जमीन के अंदर टैंक बनाए जाते हैं और कैसे उनमें पानी स्टोर किया जाता है, ये पूरी प्रोसेस आपके उस चैप्टर में है। और देखिए यहाँ पर उन्हें क्या कहा जाता है, उसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, टंकास, खादिन, पॉन्ड्स और कूल्स। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, उसको कहा जाता है टंकास। टंकास उसको कहा जाता है जो राजस्थान में वाटर एक तरह से अंडरग्राउंड वाटर को
स्टोर करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को रखा जाता है जिसमें राजस्थान में, ठीक है, क्या कहते हैं, टंकाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। एग्रीकल्चर फील्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज रेनफील्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। जो एग्रीकल्चर यहाँ पर बताया गया है अगले प्रश्न में, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एग्रीकल्चरल फील्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज रेनफील्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। क्या कहलाता है जो एग्रीकल्चर फील्ड का रेन फीड स्टोरेज है, रेन फीड स्ट्रक्चर है, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपने ध्यान पूर्वक समझना है। तो पहला बताया गया है आपका कूल्स। पहला क्या बताया गया है, कूल्स बताया गया है। दूसरा आपका बताया है खादीन्स एंड जोहाट। तीसरा है रिचार्ज पिट्स और चौथा है नन ऑफ द एबव। चौथा है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने प्रश्न का उत्तर जो है वो दिया है आंसर बी, यानी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड्स पे यूज किया जाता है रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर, वो आपका कहा जाता है खादीन्स और जोहाट्स। क्या कहा जाता है उन्हें, खादीन्स या जोहाट्स। तो बिल्कुल ये याद रखिएगा, इन प्रश्नों को कहा जाता है, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है उनको कहा जाता है खादीन्स एंड जोहाट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला है the only state which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses is। ये मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कंपलसरी कर दिया गया है, क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कहां पर, सबकी रूफ टॉप पर, यानी कि छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम लगाना है, जो स्ट्रक्चर लगाना है, उसको कंपलसरी कर दिया गया है। वो कौन सी जगह है। तो देखिए हमारे देश में 4 यहाँ पर जगह दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहां पर, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी कर दिया गया है एवरी टू ऑल हाउसेज, यानी कि सभी घरों के लिए। वहां पर जो भी लोग घर बनाएंगे, जो भी वहां पर घर बनेगा, उनकी रूफ टॉप पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न 9 हमने यहाँ पर कर लिया। आगे बढ़ते हैं और मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। और देखिए क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पाठ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। द रिमोट विलेज हैज earned the rare distance of being rich in rainwater। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि द रेन वाटर विलेज दैट हैज earned that rare distance for being rich in rain water। तो यहाँ पर देखिए जो रिमोट विलेज है that has earned the rare distance of being rich in rain water, तो ये है आपका गेंदातूर। तो ये आपका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर है आपका सी। यहाँ पर क्या होता है, जो विलेजर्स होते हैं क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं सिस्टम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और मोर देन, यानी कि आपके मोर देन 200 विलेजर्स at once making it unique
रिकॉग्नाइजेशन इन द होल कंट्री, यानी कि पूरे एक तरह से रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है पूरे कंट्री में कि 200 से ज्यादा जो विलेजर्स हैं वो एक टाइम पे बनाते हैं। पूरा एक तरह से उन्होंने एक रिकॉग्नाइजेशन बना ली है पूरी एक यूनिक इस काम को लेकर। तो यहाँ पर ये कोई विलेज है हमारी जो कंट्री है जो ये कंट्री हमारी है उसमें, तो आप देख सकते हैं इस विलेज का नाम जान सकते हैं। बाकी देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए जैसे गारी, काजा और बाकी यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिया है नन ऑफ द अबव। तो आपको सही आंसर यहाँ पर मालूम हो चुका है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न भी आपके आते हैं। अगला है द डाइवर्जेंट चैनल seen in the western Himalayas are called, the divergent channels, देखिए the divergent channels seen in the western Himalayas are called। तो सबसे पहले आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा what is the divergent channels। तो देखिए डाइवर्जेंट चैनल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे कहते हैं एक तरह से भिन्न चैनल जो होते हैं। तो इसका अर्थ एक तरह से इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है कि किस एक तरह से जो हमारी जो हिमालय पर आपको यहाँ पर बताया गया है कि गुल्स और कूल्स, खादीन्स, जोहार्ड एंड रिचार्ज पिट्स। तो यहाँ पर जो अलग करती हैं वो है आपका गुल्स एंड कूल्स। ठीक है, सही उत्तर है आपका आंसर ए, गुल्स एंड कूल्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इस तरह से हमारे इस पार्ट से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमने लगभग यहाँ पर अपने जो हमारा थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली है। और अगला हमारा जो पार्ट है पार्ट 4 चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर, इस पार्ट से जुड़े हुए कुछ जो प्रश्न है, एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उनको हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस पार्ट को आप एक बार घर से पढ़कर आइएगा क्योंकि देखिए जब भी हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, केवल पढ़कर आना है चैप्टर को। ऐसा नहीं है कि आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है चैप्टर, और ऐसा नहीं है कि आपने पूरा बैठकर रटना है। काफी चीजें आपको आती है इस पार्ट से रिलेटेड, बस एक बार ताकि आप यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो इसीलिए एक बार चैप्टर को पढ़कर आइएगा। काफी सारे प्रश्न इस पार्ट से भी हमने यहाँ पर लिए हैं, तो इन्हें हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमने अपनी जियोग्राफी का चैप्टर 3 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पहले भी आपने पार्ट को पढ़ा है, रिवाइज भी किया है, और जब हम इस तरह के प्रश्न लेते हैं तो इससे भी कई चीजें हमारी रिवाइज हो जाती हैं पार्ट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट सेशन में हम अपना 4th चैप्टर यहाँ पर लेने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और इस पार्ट को जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको आपको घर से एक बार रिवाइज करके आना है, केवल जस्ट पढ़कर आना है, जिससे कि आप जब पढ़ेंगे तो आपके कोई डाउट होंगे तो नेक्स्ट सेशन में वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि जो आपकी बाकी भी बुक्स हैं, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स की हो या हिस्ट्री की हो, तो उनसे भी आप हर बार 10 प्रश्न ले सकते हैं हर एक चैप्टर से, और उन प्रश्नों को आप रिवाइज करेंगे। उन प्रश्नों से अलावा भी अगर आपको चैप्टर में कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, अपनी कक्षा में अध्यापकों से पूछ सकते हैं, चाहे आप यहाँ से पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी कोशिश कीजिए हैंड रेज करने की, अपने प्रश्नों को रखने की, और इस तरह से कोई भी डाउट रहता है उसको आप क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत सारी चीजें आपने एक बार रिवाइज करनी है यहाँ पर। तो और ऐसा भी नहीं है कि आपने पहले ये चीजें पढ़ी नहीं है। तो अगर आप एक बार हर एक चैप्टर को पढ़ लेंगे और उसमें से कुछ अपने डाउट्स जो हैं वो निकाल लेंगे और उनको आप शेयर करेंगे तो शायद आपकी समस्या जो है हल हो सकती है पार्ट से रिलेटेड। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।